नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ में कितने पेपर होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखा था कि 3 पेपर होते थे आप लोगों के, वैसे ही यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर में भी मैथ के आप लोगों के 3 पेपर होंगे। तो सारी चीज़ें समझते चलेंगे अच्छे से। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए ऊपर बीएससी सेकेंड ईयर और इधर लिख लीजिए मैथ। ठीक, तो सारी चीज़ें समझेंगे हम लोग कि कौन कौन से कितने पेपर होते हैं और कौन कौन से पेपर होते हैं और उसको पढ़ना कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे मैथ। ठीक, इसमें 3 पेपर होते हैं आप लोगों के। जो पहला पेपर है आप लोगों का यहाँ पर वो है अलजेब्रा। फर्स्ट पेपर होगा ये। ठीक, लिख सकते हैं यहाँ पर पेपर फर्स्ट। ठीक, और दूसरा जो हमारा होगा यहाँ पर होगा रियल एनालिसिस, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में एलिमेंट्री एनालिसिस के नाम से पढ़ते थे। तो यहाँ हो जाएगा रियल एनालिसिस। तो यहाँ लिख सकते हैं पेपर सेकेंड। दिख रहा है सभी को ना अच्छे से। और जो हमारा थर्ड पेपर होगा वो होगा मैकेनिक्स। कुछ फिजिक्स के जैसा लग रहा होगा कि फिजिक्स में मैकेनिक्स आप लोग पढ़े थे, तो वैसा ही है। तो हाँ, यहाँ पर कुछ वैसा है, लेकिन उससे बहुत सारे हट के हैं। यहाँ पर सवाल बहुत ज़्यादा हैं और फिजिक्स में जैसे सवाल देखने को मिलते थे कुछ वैसा सवाल नहीं रहेगा, लेकिन कुछ फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन अभी, तो आप लोग देखेंगे वहाँ पर पूरा यूज होगा आप लोगों का फिजिक्स। तो थर्ड पेपर हमारा हो जाएगा पेपर थर्ड। ईजी बहुत है, पेपर थर्ड। क्लियर। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा क्लासेस किस में चलेंगी इन 3 पेपरों में, तो सबसे ज़्यादा क्लासेज आप लोगों की चलेंगी अलजेब्रा में। ठीक, लगभग 100-120 क्लासेस चलेंगी, जबकि रियल एनालिसिस में लगभग 55 से 56 क्लासेज। वैसे ही मैकेनिक्स में 55 से 56 क्लासेज चलेंगी लेक्चर पूरा टोटल। ठीक, तो अगर हम इतनी क्लासेज ले लेते हैं आप लोगों के, तो आप लोगों का जो मैथ पेपर है, मैथ टोटल वो ख़त्म हो जाएगा सेकेंड ईयर का। ठीक, वैसे तो मैथ पूरा ख़त्म नहीं होगा, सेकेंड ईयर की बात की जा रही है। सेकेंड ईयर सिलेबस के अनुसार आप लोगों का मैथ ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है सबको। और बात कर लेंगे कितने मार्क्स के होते हैं सारी चीज़ें, तो उनको समझ लेते हैं। तो जो हमारा अलजेब्रा होगा वो भी होगा 50 मार्क्स का। प्रैक्टिकल एक भी नहीं होंगे आप लोगों को। जो पेपर आएंगे सीधे उसमें लिखना होगा 50 मार्क्स। इसमें भी आप लोगों के 50 मार्क्स ही होंगे और इस पेपर में भी आप लोगों के 50 मार्क्स होंगे। सारी चीज़ें अच्छे से एक नोट्स बनाइए अच्छे से, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखते चलिए। आप लोग देखेंगे लास्ट में जैसे ही आप लोगों का पेपर ख़त्म होगा, आप लोग अच्छे से अपना पेपर तैयार कर लिए होंगे जिस तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक, अब बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा मेहनत करने की बात की जाए तो देखिए, जो हमारा मैकेनिक्स होगा एक थोड़ा होगा प्रैक्टिस, यानी कि इसमें सवाल बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप इसमें सवाल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि एक बार सवाल कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हम सारे सवाल कर ले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम एक भी सवाल आपको ना बताएं तो आप खुद से एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे। इसमें एक बार आपको सवाल किसी न किसी से पढ़ना होगा, चाहे आप कॉलेज में पढ़ें चाहे किसी संस्था में पढ़ें, कहीं भी आप लोगों को एक बार पढ़ना होगा। और जब तक आप लोग उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग एग्जाम में वो सवाल नहीं कर सकते। रियल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा समझना होता है और याद करना होता है। रियल एनालिसिस ये तो सबसे ज़्यादा इजी होता है, और ये जो अलजेब्रा है ये सबसे ज़्यादा क्लास चलेंगी, और इसमें भी सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद करना होगा। इसमें बहुत सारे थ्योरम होंगे, तो थ्योरम को याद करना, क्योंकि इसमें अगर आपको याद है, इसमें ऐसा रहता है कि अगर थ्योरम आपको आ रहे हैं तो आप लिख लेंगे, आपके मार्क्स श्योर हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि आपको आते हुए सवाल भी छूट जाते हैं, क्योंकि प्रूव करना रहता है। इसमें ज़्यादातर प्रूव ही करना रहता है कि आंसर आपको इतना लाना है। समझ में आ रही है सभी को बातें। चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे आज। इसको हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे। ठीक,
तो इसका जैसे ही 1 यूनिट समाप्त होता है तो फिर हम रियल एनालिसिस पे आएंगे, उसके बाद हम अलजेब्रा पे आ जाएंगे। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही है? किसी को डाउट नहीं हो रहा है? किसी में प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा। सभी में 50 मार्क्स, जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग दिए थे 50-50 मार्क्स के, वैसे ही आएंगे। समझ में आ गया सभी को? चलिए मिटा दें। तो हेडिंग लगा लीजिए, हम लोगों का पेपर 3 अब मैकेनिक्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पेपर 3। जहाँ आप लोगों की समस्या है कमेंट कर दीजिएगा, जो भी पूछना हो आप लोगों को, हम कमेंट देख लेंगे और अगली क्लास में हम आप लोगों को बता देंगे उससे जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के। तो हेडिंग लगाइए सबसे पहले मैकेनिक्स। बुक्स की बात की जाए तो बुक्स भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले मैकेनिक्स जो हमारा 3rd पेपर है उसमें 2 पार्ट हुए हैं, तो उन दोनों पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो है स्टैटिक्स, दूसरा जो हमारा है वो डायनेमिक्स है। तो 2 पार्ट हमारे हो जाते हैं इसमें। पहला जो है स्टैटिक्स, दूसरा जो हमारा होगा डायनेमिक्स। ठीक, उसी पेपर को 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, तो अगर इस स्टैटिक्स के लिए बात करें तो हम लोगों को जो बुक लेना है वो RS वर्मा सर की लेना है। तो बुक लिख लीजिए स्टैटिक्स के लिए, और बुक ले लीजिएगा। अगर आपको आगे MSc करना है तो बुक आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट रहता है वो सब और सारी चीज़ें। और जिनको आगे चल के MSc करना है और टीचिंग लाइन में जाना है तो वो क्या करें कि अपना नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं, क्योंकि ये नोट्स काफ़ी काम में आएंगे आप लोगों के। ठीक, और बाकी जिनको BSc के बाद MSc नहीं करना है, 1 डे एग्जाम में जाना है, तो कैसे भी करके वो अपना काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए RS वर्मा सर की बुक, RS वर्मा सर की बुक ले लीजिएगा आप लोग। और दूसरा डायनेमिक्स के लिए बात करें तो PL श्रीवास्तव सर का। ठीक, तो ये दोनों बुक आप लोग ले सकते हैं डायनेमिक्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स, उसके बाद डायनेमिक्स हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो एक पार्ट हम लोग इसका उठा के लेके चलेंगे। और इसमें पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है कैटेनरी नाम से आएगी, तो वही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, समझ में आ रही है सभी को? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैटेनरी में सबसे पहले पढ़ने के लिए हम लोगों को ये समझना ज़रूरी होगा कि स्ट्रिंग क्या होते हैं और चैन क्या होता है, उसको समझ लें। स्ट्रिंग और चैन की बात की जाए तो जैसे आप लोग जो गले में भी चैन पहनते हैं उससे भी समझ सकते हैं, और उसी को भी स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे कि हो गया स्ट्रिंग मतलब धागा हो गया, जैसे इसको देख सकते हैं जो चार्जर की है हमने निकाल रखा है दिखाने के लिए आप लोगों को, इसी को क्या स्ट्रिंग या चैन कह सकते हैं। इसको लटका रहे हैं तो फ्रीली लटक रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को स्ट्रिंग चैन? या रस्सी आप ले सकते हैं, पतला जो हल्का होता है उसको भी कह सकते हैं स्ट्रिंग और चैन। ठीक, या गले में जो चैन पहनते हैं उसको भी कह सकते हैं। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले समझेंगे कि फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले लिख लीजिए, ये जो हमारा चैप्टर नंबर होगा 10 होगा, बुक में देखेंगे चैप्टर नंबर 10 तो आप लोगों को दिख जाएगा। क्लियर? और चैप्टर का नाम जो हमारा है स्ट्रिंग एंड चैन, सबसे पहले लिख लीजिए, और कॉमन कैटेनरी भी कहते हैं इसको। तो लिख लीजिए चैप्टर का नाम स्ट्रिंग और चैन। क्लियर? ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 10 है। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कॉमन कैटेनरी, यही हम लोगों के सिलेबस में है। क्लियर है? तो इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे कि हम लोगों को पढ़ना होगा फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होती है, उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कैटेनरी देखेंगे, उसके बाद कॉमन कैटेनरी क्या होता है उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होता है। तो पहला हेडिंग लगाइएगा फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग।
फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, सबको दिख रहा है, और चैन कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल की बात करें कि कोई भी लचीला, मतलब कि वो इजी घूम जाए, जैसे इसको कह सकते हैं फ्लेक्सिबल। जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ऐसे चाहे ऐसे कर लें, ऐसे चाहे ऐसे कर लें, फ्लेक्सिबल। यानी कि अगर हम इसको क्या करें कि इसके किसी भी पॉइंट पे क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, और ये अपोज ना करे, हमारा विरोध ना करे। जैसे हम इसको ऐसे मोड़ रहे हैं तो एक कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहा है कि हम इसको मोड़े तो क्या करें, इधर की ओर ढकेले। जैसे कि अभी आप लोग एक हरी बाँस की डंडी काट लें और उसको धनुष के आकार में मोड़े, तो क्या करता है, वो इधर की ओर अपोज करता है, मतलब धक्का देता है। तो हम लोग जैसे ही मोड़ते हैं वो पीछे की ओर धक्का लगाना है, तो आप लोग देखेंगे कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होता है, तो क्या करता है, आप लोगों का विरोध करता है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को वो क्या कहलाएंगी, वो फ्लेक्सिबल नहीं कहलाएंगे। जबकि ऐसी चीज़ें जो जिन पे हम फोर्स लगाएं और बिल्कुल भी आपका अपोज ना करें, थोड़ा सा भी अपोज ना करें, तो उसे क्या कहा जाता है, फ्लेक्सिबल। जैसे इसको हम लटका दें, ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे कोई भी विरोध नहीं हो रहा है, समझ में आ गया सबको, तो उसे हम कहेंगे फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग या चैन। ठीक, तो लिखें, चलिए डिफिनीशन लिख लीजिए। समझ में आ गया सबको फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होता है? तो चलिए लिखिए, स्ट्रिंग, लिखिए अ स्ट्रिंग or chain which offer no resistance on bending at any point। क्लियर, समझ में आ रहा है सारी बातें? at any point are called फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। आप लोग प्रचार भी देखते होंगे, ब्रश का आता है कि फ्लेक्सिबल वाला, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं यानी कि फोर्स ना, लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप ब्रश को अभी ऐसे बेंड करते हैं तब भी वो अपोज करता है, उसमें उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। लेकिन कहा जाता है कि ये ब्रश हमारा बेचने के लिए प्रचार में, अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज कर लेते हैं फ्लेक्सिबल सब। ठीक, स्ट्रिंग, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चैन कह सकते हैं। डिफिनीशन सबको क्लियर हो रही है अच्छे से? क्योंकि डिफिनीशन क्लियर रहेगा तभी आगे चल के आप लोगों को अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जितनी भी डिफिनीशन होंगी आप अच्छे से समझते चलिए। क्लियर हो गया है सबको? मिटा दें। चलिए अब हम लोग समझेंगे कैटेगरी क्या होता है, उसके बाद कॉमन कैटेगरी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट्स अपने तरीके से बनाइएगा आप लोग। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए कैटेगरी। कैटेगरी, तो कैटेगरी क्या होता है उसको समझते हैं। कैटेगरी किसे कहते हैं? कहते हैं कि जो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है या चैन है, उसको क्या करें हम, किसी भी दो पॉइंट, जो कि दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, वो एक ही लाइन नहीं लाई करने चाहिए। जैसे कि हमारा क्या हो गया, मार्कर, अगर इसी मार्कर पे क्या है, वर्टिकल लाइन। ठीक, अगर वर्टिकल लाइन है, वो एक ही वर्टिकल लाइन में दोनों पॉइंट्स लाई नहीं करने चाहिए। जैसे एक पॉइंट हम यहाँ ले लें, दूसरा पॉइंट मान लीजिए, समझिए एक पॉइंट यहाँ ले लें, दिख रहा है सबको, और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लें, तो क्या होगा, ये एक ही लाइन में लाई कर रहा है, वर्टिकल लाइन यानी सीधा। क्लियर? तो अगर ये दोनों वर्टिकल लाइन में लाई नहीं करने चाहिए, यानी कि दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींचे वर्टिकल ऐसे, तो जो हम दो पॉइंट्स लें वो ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन यही दोनों पॉइंट्स ऐसे नहीं हो सकते। क्लियर? कि अगर एक लाइन खींचे तो दोनों एक ही लाइन पे आ जाएं। समझ में आ रहा है? वर्टिकली नहीं तो आप लोग कहेंगे कि तो हम ऐसे लाइन खींच सकते हैं कि दोनों लाइनें पे आ गए, एक लाइन पे आ गए हैं दोनों पॉइंट्स, ऐसा नहीं कहना है। ठीक, क्या होना चाहिए, वो वर्टिकल होना चाहिए एकदम। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? ऊर्ध्वाधर हिंदी में कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? तो ये समझिएगा कि कहता है कि दोनों पॉइंट्स जो हमारे हैं वो किसी भी एक वर्टिकल लाइन में नहीं आने चाहिए। क्लियर है? चाहे आप उसके पॉइंट वर्टिकल ना हो, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, दूसरा पॉइंट इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में नहीं आना चाहिए। कौन? वो दोनों पॉइंट्स। ठीक, तो कहता है कि जो हमारा फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, अगर इन दोनों पॉइंट्स हम उसे लटकाते हैं, ठीक,
अगर हम इसको ये दोनों पॉइंट से लटकाते हैं तो जो आकृति बनती है, यानी जिस कर्व के अलोंग हमारा स्ट्रिंग लटक रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कैटेनरी। जैसे कि आप समझ लीजिए, मान लीजिए फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, इसको हम मान लीजिए 2 पॉइंट से फिक्स करते हैं। देखिए दोनों पॉइंट एक ही नहीं है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे इसको लटकाएंगे तो आपको शेप दिख रहा होगा, आकृति दिख रही हो। तो ये जो आकृति है जिसके अलोंग एक क्या कर रहा है, लटक रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कैटेनरी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए इसको हमने यहाँ पर फिक्स किया ऐसे, मान लीजिए एक पॉइंट हमने ये ले लिया यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ कहीं ले लिया, ठीक। तो समझ सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे हमने इसको लटकाया, दिख रहा है सबको, तो ये जो आकृति बन रही है, कुछ आकृति इस तरीके से बन रही है, तो इसको हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ से कुछ इस टाइप का आकृति हमको देखने को मिलेगा जब इसको हम लोग लटकाएंगे। दिख रहा है सबको? तो ये जो आकृति बनी है इसी को हम लोग कहते हैं कैटेनरी, यानी जिस कर्व के अलोंग लटक रहा है, इसको एक कर्व कह सकते हैं, ठीक। कर्व तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन ए वाला जो कर्व है इसी को हम लोग कहते हैं कैटेनरी। इतनी बातें समझ में आई। और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या कहता है, सॉरी, कॉमन कैटेनरी किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। इतनी बातें समझ में आई। और ये भी ध्यान रखिएगा, कैटेनरी में क्या होता है कि जो पोर्शन स्ट्रिंग लटका हुआ, जैसे इतना बड़ा स्ट्रिंग था ये, तो हमने यहाँ से फिक्स किया था, ना कि यहाँ से, ठीक। क्लियर है सबको? तो जो पिन, जिस पिन में हम लोग अटैच करेंगे, तो जो पोर्शन उसके, जैसे हमने इसको अटैच किया, तो ए वाला जो भाग है पिन के अंदर वाला भाग, ए वाला, ना कि इसके बाहर वाला भाग, ठीक। तो जो इसके बाहर वाला पोर्शन होगा वो कैटेनरी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक, वो कैटेनरी का पार्ट नहीं होगा, जबकि इसके अंदर वाला जो भाग होगा वही केवल कैटेनरी कहा जाएगा। इस बात को समझिएगा। यानी मान लीजिए यहाँ से हमने क्या किया, अटैच किया दोनों स्ट्रिंग को, और कुछ पोर्शन हमने बाहर भी रख दिया, मान लीजिए ऐसे हो गया या ऐसे हो गया। क्लियर? तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है कैटेनरी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक। इसके अंदर वाला जो फॉर्म है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैटेनरी कहते हैं। ये वाला भाग जो है लटक रहा है, ठीक। तो ये भाग जो क्या काम करेगा, कैटेनरी का फॉर्म करेगा। क्लियर है सबको? और ये भी कंडीशन सारे समझते चलिए। अभी पर डिफिनीशन पूरा क्लियर नहीं होगा, अभी डिफिनीशन अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद कहा जाता है इसको किसके अंडर लटकाना है। इसको हमने ऐसे लटका दिया तो किस पे क्या केवल एक्ट कर रहा था, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था, ग्रेविटी, ठीक। तो ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है, ये लटक रहा है, ठीक, ऐसे लटक रहा है, इस पर ग्रेविटी काम कर रही है। यानी कि केवल फोर्स कौन सा लगना चाहिए, ग्रेविटी। तो यहाँ लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, लिख सकते हैं एक्ट। कौन सा फोर्स एक्ट करा बताइए, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इसी कैटेनरी पे मान लीजिए कोई आकर यहाँ पर फोर्स लगा दे, ऐसे खींच दे, तो ये कैटेनरी फॉर्म कतई नहीं करेगा। केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग, अगर मतलब अंडर एक इस फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को लटकाएंगे तो जो आकृति बनेगी, आकार बनेगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, कैटेनरी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। स्टार करके लिख सकते हैं। अभी डिफिनीशन जब लिखाएंगे उसमें सारी पॉइंट्स आएंगी। पहले हम आपको समझा दे रहे हैं कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। इतनी बातें समझ में आई। इसका बाहर वाला पोर्शन बिल्कुल भी कैटेनरी फॉर्म नहीं करेगा, जो इसके अंदर का भाग है वही केवल कैटेनरी फॉर्म करेगा। अलग अलग बना सकते हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि ये जो दोनों पॉइंट हैं एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक ही क्षैतिज लाइन में काम है, ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, मान लीजिए एक यहाँ लेना, बस कंडीशन यही है कि वर्टिकल लाइन में बस नहीं लाना चाहिए। बाकी आप लोग ऐसे बना सकते हैं। आप लोग लटका के देखिएगा, आप लोग, ये आप लोगों के लिए HW होगा। आप लोग एक लीजिएगा फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, आप लोग गले में जो चैन पहनते हैं, लड़कियों के पास तो होता ही है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर पहनते रहते हैं, कोई ना कोई एक माला अपने गले में पहने रहते हैं। तो उसको देख सकते हैं, उतार कर आप लटका सकते हैं, कभी ऐसे ऊपर करके, कभी ऐसे। आप ऐसे करेंगे तो दोनों क्या होगा, जब अगर मान लीजिए दोनों ले लेते हैं एक ही लाइन पे, तो क्या होगा कि ऐसे ही लटक जाएगा, एक लाइन बन जाएगी, ना कि कोई आकृति बनेगी। तो इसीलिए उसको कैटेनरी नहीं कहा जाता है, ठीक। आप लोग देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। आप लोग ऐसे करिएगा, आप एक ही लाइन पे ले लीजिएगा दोनों को, पॉइंट को, और आप लोग लटकाइएगा। अगर मान लीजिए इसी को हम एक ही लाइन पे ले, ऐसे ले लें,
तो ये दिख रहा है आप लोगों को ऐसे इस फॉर्म का, लेकिन दिखेगा नहीं क्योंकि उतना ये फ्लेक्सिबल है नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। लेकिन फ्लेक्सिबल की बात की जाए बिल्कुल भी उसमें ना हो। अगर आप गले वाला चैन लेंगे तो उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो आप उसको लटकाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि दोनों क्या होंगे, एक ही में सट जाएंगे। क्लियर है सबको? तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, समझ में आ रही सारी बातें। तो आप लोग प्रैक्टिकल करना और खुद से भी थोड़ा एनालाइज कीजिएगा डिफिनीसन को, तो आप लोग बना बना के देख सकते हैं अपने से। समझ में आ रहा है सभी को? तो जो पोर्शन रहेगा, अब हम इतना बना दिए तो इसका मतलब ये नहीं कुछ हो रहा। मान लीजिए बड़ा है, हम उसके बीच से लटका है तो कुछ भाग ऐसे लटकेगा, इसका भी कुछ भाग ऐसे लटकेगा, तो ए वाला भाग बिल्कुल भी कैटेनरी नहीं फॉर्म करेगा, इसके बीच वाला भाग ही क्या करेगा, कैटेनरी फॉर्म करेगा। डिफिनीशन सबको क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है ना? मिटा दें इसको। चलिए अब डिफिनीशन लिख सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा जो हमने बताया है कि केवल इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। मान लीजिए ये कैटेनरी हमारा है, इस पर हमने क्या किया, कोई फोर्स लगा दिया, बाहरी फोर्स, ठीक। या कोई बच्चा खेल रहा है, मान लीजिए आपका आपने कैटेनरी लटकाया, आपके घर का एक बच्चा आया, क्या किया, उसको पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो इसकी शेप कुछ हो जाएगी ऐसे, मान लीजिए कुछ ऐसे हो जाएगी। तो ए वाला जो शेप हो गया, अब ये कैटेनरी नहीं रहा। अगर इस पर कोई बाहरी फोर्स लग जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, एक बाहरी फोर्स है जो किस पे काम कर रहा है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग पे काम कर रहा है। समझ में आया सबको? तो उसको क्या कहा जाता है, कैटेनरी। अगर फोर्स जैसे ही लगा देते हैं कोई फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, तो क्या होगा, वो कैटेनरी नहीं फॉर्म करेगा। क्लियर? चलिए, इतनी बातें हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करिए कि यहाँ पर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगली क्लास में और एक्सप्लेन करने का प्रयास हम करेंगे। क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इतनी बातें समझ में आई? चलिए डिफिनीशन लिखिए। लिखिए, अ स्ट्रिंग or chain, a string or chain hangs between two points, ब्रैकेट में लिखिएगा, द पॉइंट्स आर not lie on the same vertical line। इसको चाहे तो आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टर्म्स, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आप लोग कैटेनरी बताने समय गलत कर देंगे, ठीक। द पॉइंट्स आर नॉट लाइन ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। लिखिए, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। किसके अंडर हम लोग लटकाएंगे, किस फोर्स के अंडर, ग्रेविटी। देन द curve along which it hangs called कैटेनरी। दिख रहा है सबको? आपको समझ में आ रही है राइटिंग? किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा सबसे पहले, हिंदी में ही। यहाँ लिखिए कि फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग पर केवल और केवल
ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगना चाहिए। समझ में आया? केवल और केवल इतनी बातें आप लोग समझ में आ रही हैं, आशा कर रहे हैं। डिफिनीशन क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से? तो आप लोग डायग्राम कुछ बना लीजिएगा। पहला तो यही बना लीजिएगा कि पहला कहा गया है कि ये क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए। यानी कि ये अगर इस लाइन को बनाएं हम, अगर यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं और किसी चैन को लटका रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे करके काट लीजिएगा। दूसरा अगर हम लोग बना ले, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, वैसे बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का दिखेगा कुछ कैटेंडी। तो ये आप लोगों का ठीक है। ठीक, मान लीजिए इंड पॉइंट से लटकाए थे इसलिए ऐसा दिखा। मान लीजिए कुछ बीच से हम लोग लटकाते हैं तो कैसा दिखेगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और बराबर ही लेवल पे ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो इसको क्या कह सकते हैं, इक्वल हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले सकते हैं लेकिन वर्टिकल नहीं। ठीक, समझ में आ रही सभी को? तो यहाँ से मान लीजिए और कुछ पोर्शन बचा रहेगा, जैसे ही पिन में इसको बांधेंगे तो कुछ ऐसे लटकेगा, ऐसे लटकेगा। तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं काम करेगा, कैटेंडी का फॉर्म करेगा, ये वाला केवल कैटेंडी फॉर्म करेगा। तो वह बनाते चलिए जिससे कि बाद में आप लोगों को डाउट ना हो। अब तीसरा क्या था, फोर्स वाला ना, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो अगला डायग्राम दिख नहीं रहा होगा तो इधर बनवाते हैं। फर्स्ट डायग्राम ये है, सेकेंड समझने के लिए आप लोग बना लीजिए, बाद में आप लोगों को डिफिनेशन डाउट में बहुत हो जाते हैं आप लोग। तो यहाँ से थर्ड बना देते हैं आप लोगों के लिए, ग्रेविटी वाला ना। ठीक, मान लीजिए हमारा कैटेंडी हो गया, 2 पॉइंट फिक्स कर दिए हमने। अब क्या किए कि आपका मान लीजिए आपके घर का कोई बच्चा आया और इसको कुछ फोर्स लगा दिया, मान लीजिए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ कैटेंडी हमारा कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा। तो ये क्या है, कैटेंडी बिल्कुल नहीं है। ठीक, जैसे ही फोर्स लगा के हम इसको बाहरी फोर्स लगा दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, उसके अलावा जो फोर्स होगा बाहरी, उसको करके हमने इस शेप को दे दिया। तो ये भी क्या है, कैटेंडी नहीं, केवल हमारा ये क्या है, कैटेंडी फॉर्म कर रहा है। क्लियर हो गया? तो आगे हम बढ़े, समझ में आ गई इतनी बातें? चलिए अब इसी के नीचे लिखेंगे हम लोग कि क्या होता है कॉमन कैटेंडी। तो इसी में 2 लाइन ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का कॉमन कैटेंडी। कैटेंडी के साथ ही हो जाएगा कॉमन कैटेंडी। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा आप लोग। इसको बनाने के बाद नीचे भी लिख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे डिफिनीशन आपको अगर एग्जाम में पूछता है तो इतना लिखिएगा, उसके जस्ट नीचे ही इसको लिखिएगा। डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बनाते हैं तो साइड में बना दीजिएगा। और एक ही डायग्राम बनाना है केवल, वो आपको ये नहीं बताना है कि कौन सा फॉर्म नहीं करेगा, केवल इसको बस दिखा देना है, इतना बस, इतना काम खाली आपको। ठीक, तो बस यही दिखा देना है, एक ही डायग्राम। ऐसा नहीं तीनों डायग्राम, हम समझाने के लिए आपको 3 डायग्राम बनाए हैं। क्लियर है सबको? तो चलिए लिखिए, इफ बेट, लिखिए इफ बेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और चैन। ठीक, कह रहा है कि इफ बेट पर यूनिट लेंथ, इसको अंडरलाइन करिएगा, बेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और चैन इज कांस्टेंट, इज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट देन सच कैटेंडी ऐसी कैटेंडी जिसका बेट पर यूनिट लेंथ, अभी इसको समझा रहे हैं, पहले लिख लीजिए, इज कॉल्ड कॉमन कैटेंडी। और यही हम लोगों के सिलेबस में है, कॉमन कैटेंडी पूरा पढ़ना है। ठीक, कॉमन कैटेंडी। अब इसको समझ लेते हैं, बेट पर यूनिट लेंथ क्या कहा जाता है। आप लोग यूनिफॉर्म पढ़े होंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। जब आप लोग निकालते होंगे सेंटर ऑफ मास, इस तरीके से मान लीजिए सीट है, तो आप लोग पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर जगह क्या हो, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, इक्वल हो।
अगर मान लीजिए यहाँ से हम शीट को क्या करते हैं, काटते हैं x डिस्टेंस यानी x लेंथ का, और ये तो हमारा मान लीजिए यल है तो ये यल ही रहेगा, यहाँ से ऐसे काट लेते हैं। फिर मान लीजिए कुछ पोर्शन हम यहाँ से काटते हैं x, ये दोनों x इक्वल हैं, अलग अलग नहीं काट रहे हैं, ठीक। यहाँ से भी हमने काटा इसी सीट को, फिर मान लीजिए यहाँ से हमने इस सीट को काट लिया वैसे ही करके, x चौड़ाई का, लेंथ हमारा वही है यल, क्लियर। तो तीनों सीट को हमने कहीं से भी काट लिया, जरूरी नहीं कि यहीं से काटिए, यहाँ से काटिए, यहाँ से, कहीं से अलग अलग हमने काट लिया। और हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह जो उसका निकला और उसको हम वेट कर रहे हैं, तौल रहे हैं किसी तराजू पर रखा, और क्या रहा है इसका वेट क्या रहा है, इक्वल आ रहा है। तो उसी को कहा जाता है कि यूनिफॉर्म हो गया है डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं से आप काट लीजिए, मान लीजिए एक हमने तार लिया, हमारा तार है यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर काटते हैं, 1 सेंटीमीटर, और फिर हम 20 से काट के देखें 1 सेंटीमीटर, फिर हम यहाँ से काट के देखें 1 सेंटीमीटर, यानी कहीं से भी आप 1 सेंटीमीटर काटिए और देखिए उसका वेट क्या इक्वल आ रहा है, यानी हाँ इक्वल आ रहा है, तो क्या कहेंगे हम उसको, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यानी 1 सेंटीमीटर के लिए नहीं, यानी हम उससे कितना भी छोटा काट लें, लगभग 0.0000000 कितनी भी जीरो लगा लीजिए, 1 लाख जीरो लगा लीजिए, डाट डाट करके 1 लिख लीजिए, इतना भी स्मॉल काटें और उसका वेट तौलें हम, और कहीं से भी इतना ही स्मॉल हम लोग काट लें, यहाँ से पोर्शन कुछ भी हिस्सा काट लें और उसको भी तौलें, और दोनों का वेट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कह रहा है वेट पर यूनिट लेंथ का मतलब कि अगर हम 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट कहने का मतलब वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है। बहुत लोग क्या समझते हैं, वेट पर यूनिट लिखा है तो उसका मतलब यूनिट माने 1 यूनिट का, तो उनको समझ में आता है कि क्या, कि 1 मीटर काटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। 1 मीटर, 1 यूनिट का कहने का मतलब है कि आप कोई भी हिस्सा ले लीजिए। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है ना? हाँ, तो समझते रहिए अच्छे से। 1 यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर ये क्या है, यूनिट। अब यूनिट क्या है, कोई भी मात्रक है, तो मात्रक को अगर हम लोग यूज करेंगे तो सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, मीटर भी यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूनिट है। अब ये तो डिफाइंड नहीं है कि कौन सा यूनिट लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, मीटर में लेना है, क्या लेना है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मिलीमीटर ले लीजिए, माइक्रोमीटर ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो ले लीजिए। क्लियर है? अगर ऐसा मिलता है हमको, यानी हम ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग लेते हैं जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए हम एक ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग लेते हैं जिसका हर जगह मास इक्वल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक लेते हैं, मान लीजिए इसको हम बना रहे हैं अभी, इसको समझिए ऐसे, यहाँ पर इसकी मोटाई कुछ ऐसे हो जाए, यहाँ पर मोटा हो जाए, इधर पतला हो जाए, और फिर इधर से चौड़ा हो जाए ऐसे, और फिर पतला हो जाए, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऐसे कैटरनी को हम लोग कॉमन कैटरनी नहीं कह सकते। क्लियर? क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर वेट ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो कम आएगा, यहाँ से काटेंगे अगर उतने लंबा तो क्या होगा, वेट अलग अलग आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर एक ऐसे, और फिर यहाँ ऐसे कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर लेना है, आप 2 सेंटीमीटर 1.2 1.111 करके ले सकते हैं, 0.001 सेंटीमीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी लेना हो समझने के लिए आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ से काटें तो इसका वेट मान लेते हैं ये W है, स्मॉल w, और फिर यहाँ हम 1 सेंटीमीटर काटते हैं, मान लीजिए यहाँ भी इसका क्या है, स्मॉल w वेट है। यहाँ भी काटते हैं तो यहाँ भी इसका वेट कितना आ रहा है, W वेट ही आ रहा है। क्लियर? तो हर जगह क्या है, इसका वेट इक्वल है। तो लिख सकते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली लिख लीजिए। क्लियर? समझ में आ रही है सभी को डिफिनेशन? इतनी बातें हो गई। चलिए, तो आपने अब पढ़ लिया कैटेनरी क्या होता है, कॉमन कैटेनरी क्या होता है। तो कॉमन कैटेनरी अलग से डिफिनेशन हमने नहीं करा है, इसी में है, आप ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं कि एग्जाम में डिफिनेशन पूछ ले तो आप लोग परेशान होइए। हाँ, इसका डिफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत लोगों का डाउट रहता है क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, तो कभी कभी पूछ लेते हैं 1 नंबर में, जैसे एक सवाल कर दिया इसी को अटैच कर दिया उसके साथ 1 मार्क्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही नंबर में पूछा जाएगा, ऐसा मत उम्मीद कर लीजिए कि 5 नंबर का पूछ लिया जाएगा। और जो आप लोगों के सवाल बनते हो 5 मार्क्स के बनते हैं, चाहे उसमें छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के 5 पूछ लें, लेकिन ऐसा कभी पूछा नहीं गया है, या 1 नंबर प्लस 4 नंबर ऐसे करके 2 सवाल दे देते हैं। क्लियर? मिटा दें इतना। चलिए,
बोर्ड थोड़ा नया है इसलिए दिक्कत आ रही है मिटाने में। जैसे ही अभी कुछ दिन बीत जाएंगे तो मिटाने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आप लोगों को, इधर ये सारी चीज़ें चपक जा रही हैं इसमें। तो इसकी जो पन्नी थी निकालने पर के बाद जो रहता है ना गम उसके अंदर, वो सारी चीज़ें चपकी हुई हैं। तो आप लोग दिक्कत मत लीजिए, आप लोग पढ़ने पे फोकस कीजिए, बाकी चीज़ें आप लोगों को समय के साथ आप लोग जान जाएंगे। क्लियर? इतनी बातें सबको क्लियर हो गई हैं? देखिए जो चीज़ें हम बोलते हैं शायद उतना ना लिखा पाएँ, लेकिन आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं अपने से नोट कर करके। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। पहले सबसे समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्वाड्रेटिक का इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन क्वाड्रेटिक। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है सिलेबस में, हम लोग जब भी पढ़ेंगे अगर हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं बीच बीच में तो आप लोग क्या समझिएगा, कॉमन क्वाड्रेटिक, क्योंकि वही सिलेबस में है, उसी की बात हम करेंगे। कभी कभी क्या होगा, हम कॉमन क्वाड्रेटिक की जगह क्वाड्रेटिक बोल लेंगे, तो आप लोग उसको यही समझिएगा कि क्या है, कॉमन क्वाड्रेटिक है। ठीक, और जहाँ पर केवल कॉमन क्वाड्रेटिक रहेगा वहाँ पर हम नोटिस कर देंगे कि केवल कॉमन क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको कॉमन क्वाड्रेटिक की बात कीजिए, केवल क्वाड्रेटिक जहाँ रहेगा वहाँ हम बता देंगे। इतनी बातें समझ में आ रही हैं सभी को अच्छे से? चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ये दो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है। अभी यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट। ठीक, तो पढ़ना नहीं है, मतलब जो इसका इक्वेशन निकालेंगे उसी फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो कुछ समझ लेते हैं उसको, तब तो उसके आगे काम करेंगे। तो जैसे देखिए आप लोग कार्टेशियन कुछ इस तरीके का होता था, कहा जाता था कि दो हम परपेंडिकुलर लाइनें लें, दो लाइनें लें, ठीक, या रे भी कह सकते हैं, इस तरीके से लें वो दोनों क्या हों, एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे हों। तो वो एक जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वे दोनों, उसको हम लोग क्या कहते थे, पोल कहते थे। या अगर इसमें बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग ओरिजिन कहते थे, ओरिजिन, और इसको हम ओ नाम दे देते थे डिनोट करने के लिए। ठीक, अब इसको हम लोग बोलते थे एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते थे वाई एक्सिस। एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, और किसी भी मान लीजिए यहाँ पर आपका मान लीजिए छोटा भाई या आपका कोई महिला मित्र यहाँ पर खड़ी है। ठीक, अब आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर लोकेशन हो गया आपका, आप ऐसे करके बना सकते हैं कुछ, ये मान लीजिए आपका लोकेशन हो गया। ठीक, यहाँ आपको पहुँचना है उस लोकेशन पे, तो क्या करेंगे, आपको एक्स एक्सिस पे कुछ चलना होगा, इसके बाद आपको वाई एक्सिस यानी इधर की ओर चलना होगा। तो मान लीजिए यहाँ तक आप चले एक्स एक्सिस पे, फिर यहाँ से आप लोग घूम के चले आए इधर, यानी एक्स एक्सिस कुछ दूरी चले आप लोग, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस चले, यहाँ से कुछ वाई डिस्टेंस आप लोग चले और यहाँ पर अपने मित्र के पास पहुँच गए, यानी कि एक्स डिस्टेंस इधर चलना हुआ और वाई डिस्टेंस इधर चलना हुआ। और इसी को हम लोग कैसे लिखते थे, पहले एक्स वाले को लिखते थे और फिर उसके बाद क्या लिखते थे, वाई वाले को। तो ये जो हमारा पेयर बना इसी को हम लोग क्या कहते थे, कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है सभी को? जहाँ भी डाउट हो आप लोग बता दीजिएगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे किसी भी प्लेस या किसी भी स्थान का जहाँ लोकेशन निकालना होता था, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते थे। और इसके बाद हम लोग यूज कर लेते कि यहाँ से ऐसे सीधे जाएंगे तो कितना डिस्टेंस पड़ेगा, ऐसे जाएंगे तो ऐसे करके जाएंगे तो कितना डिस्टेंस पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बातें? चलिए, और यहीं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था कि एक पॉइंट हम लोग फिक्स करते थे और एक लाइन फिक्स करते थे। क्लियर? ये लाइन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, यहाँ ऐसे फिक्स कर सकते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट इस पर लाई करे, लेकिन हम लोग जो कंडीशन पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में वो क्या होता है कि ये पॉइंट इस पर क्या कर जाता है, इनिशियल लाइन पे लाई कर जाता है, यानी कि हम लोग इस तरीके के कुछ कंडीशन पढ़ते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि क्या हो, हॉरिजॉन्टली हो, ये ऐसे भी बना के हम लोग यहाँ पर पॉइंट फिक्स कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये सिचुएशन बनती है 3 कंडीशन। तो यहाँ पर मान लीजिए हम ले रहे हैं इसको, अब जो फिक्स पॉइंट होता था, फिक्स पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पोल। जैसे यहाँ पर हम लोग ओरिजिन बोलते थे, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। अब ये जो हमारा फिक्स लाइन है इसको क्या बोलते हैं बताइए, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन, जहाँ कहीं भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस चुप रहिए। समझ में आ रहा है सभी को? तो इनिशियल लाइन, और इसमें भी आप लोग किसी प्लेस का निकालना होता तो क्या करते थे,
जो हमारा फिक्स पॉइंट होता था वहाँ से क्या करते थे, सीधे एक लाइन बनाते थे, सॉरी उसको उस पॉइंट से मिला देते थे। मान लीजिए ये पॉइंट है, अब ये जो डिस्टेंस होता था इसको हम लोग r से देते थे, इसे रेडियस वेक्टर भी कहते थे। और ये जो क्या करता था, हॉरिजॉन्टली से हॉरिजॉन्टल से, यानी इनिशियल लाइन, हॉरिजॉन्टल कहना गलत हो जाएगा, इनिशियल लाइन बोलिए, क्योंकि हमारे इनिशियल लाइन ऐसे अगर खड़ा हो गया तो हॉरिजॉन्टल से एंगल जो बनाएगा गलत हो जाएगा। तो इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाता था उसको हम लोग क्या कहते थे, थीटा कहते थे। और इसको कैसे डिनोट करते, पहले r लिखते थे फिर थीटा। तो ये जो हमारा पेयर बना, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते थे, इसको पोलर कोऑर्डिनेट कहते थे। और इस सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर इसकी बात केवल की जाए तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोलर कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई सबको बातें? चलिए, और ठीक इसी प्रकार होता है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट फिक्स करना होता है। मान लीजिए हमारा कैटेंडी है, अब कैटेंडी का ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, इतने पे भी हो सकता है। क्लियर? मान लीजिए कैटेंडी हमारे ऐसा है, क्योंकि हमारा एक पॉइंट यहाँ ले सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ पॉइंट हम ऐसे ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, सभी हम लोग जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। आप लोगों को डाउट ना हो, सारे डायग्राम हम बना देते हैं। एक तो यही होगा जो हमारा नॉर्मल वाला रहता है, दोनों पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करें, ना कि वर्टिकल। ये ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, जो इसका लोवेस्ट पॉइंट हो, जब ऐसे लटकाएंगे तो समझिए इसको, देखिए इसको लटका रहे हैं तो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है, कुछ इधर आ रहा है। जहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचें, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचें, तो उसके केवल एक पॉइंट पर टच करें। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे कर रहे हैं तो इसको एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो जहाँ पर ये जिस पॉइंट को टच कर रहा है वही इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया। और मान लीजिए यहाँ से हम इसको पास कराएं तो ये दो जगह कट कर देगा, तो इसका लोएस्ट पॉइंट नहीं होगा। ऐसे करके देखते आइए कहाँ पर दो पॉइंट कट रहे हैं। यहाँ भी देखिए 2 पॉइंट कटा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएंगे लोएस्ट पॉइंट पर, वहाँ पर क्या होगा, एक ही पॉइंट टच करेगा। तो जो लोवेस्ट पॉइंट है, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींच रहे हैं पैरेलल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो जो लोवेस्ट पॉइंट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स करेंगे हम अपना। ठीक, इसको हम लोग फिक्स कर लेंगे, इस पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसी को हम लोग फिक्स करेंगे, और यहीं से हम ना अपना कैटेंडी में सारे डिस्टेंस नापेंगे। क्लियर? तो जैसे वहाँ पर ना रहा है डिस्टेंस, उसको r से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यस, इसको यस कहेंगे। इसको बोला जाता है आर्क लेंथ। सारी चीज़ें आप लोगों को टर्म्स याद हो जाएंगी धीरे धीरे, तो इसको यस से डिनोट करेंगे। ठीक, तो लोवेस्ट पॉइंट समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P, तो जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस इस लोवेस्ट पॉइंट से कितना है उसको हम डिनोट करेंगे यस, यानी कि ये वाला जो लेंथ है हमारा टोटल, वो कितना लेंथ है, यस लेंथ है। तो यानी यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा, अब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मिला रहे हैं, नहीं, ये जो घूमा हुआ है उस तरीके से डिस्टेंस बोल रहे हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर होता है, क्योंकि अगर एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, अब सड़क ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरीके से बनी है, तो डिस्टेंस की बात की जाए तो ये पूरे पाथ की बात की जाएगी। अगर यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ऐसे सीधे मिला देगी, इतनी बात की जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें समझते चलिए, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पे अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचें, यानी इसी पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन खींचें, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल बनाएगा, मान लीजिए वो साई एंगल बनाता है, तो इस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रिंसिक एंगल। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट पहले यस लिखेंगे और फिर साई लिखेंगे, तो यही क्या कहा जाएगा, इसका इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट। और इस सिस्टम को क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आ गया? हमेशा हम पॉइंट क्या लेंगे, लोवेस्ट पॉइंट। कैटेंडी का हम लोग क्या लेंगे, लोवेस्ट पॉइंट। ध्यान रखिएगा, कौन सा पॉइंट लेंगे, लोवेस्ट पॉइंट। समझ में आ रहा है? सब डायग्राम बनाइए और लिखिए, सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं बना रहे हैं सारी चीज़ें। और ये जो हमारा एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, क्या खींचते हैं, टेंजेंट। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं उस पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट लिखते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे लाइन बना दीजिए, कह दीजिए एंगल बन रहा है 0 एंगल, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेंजेंट, यानी इस पॉइंट पे ही केवल टच करना चाहिए, ना कि ऐसे एक कैटेंडी है तो ऐसे आप बना दीजिए, एक पॉइंट यहाँ कट कर दे, एक पॉइंट यहाँ कर दीजिए, कहिए हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है साइड, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, केवल एक ही पॉइंट यहाँ ही टच करना चाहिए, इसी पॉइंट पे। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, केवल उसी पॉइंट पे टच करे। क्लियर है?
चलिए, समझ में आ रही सभी को बातें? चलिए लिखिए, हेडिंग लगाइए, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटेनरी। तो हमारा हेडिंग होगा और लास्ट हेडिंग होगा आज के लेक्चर का। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको कर लेते हैं, उसके बाद कल हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक, तो डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले 2 पॉइंट लेते हैं। जरूरी नहीं है आप लोग ये लाइन खींचें, लेकिन हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर हम अपना स्केल लटका रहे हैं, हैंग्स करा रहे हैं। अच्छे से डायग्राम बनाइएगा आप लोग। मान लीजिए हमसे तिरछा हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप लोग क्लियर बनाइएगा। तो हमारा हो गया। तो यहाँ कहीं लोवेस्ट पॉइंट इसका आएगा। ठीक, इसका लोवेस्ट पॉइंट ए हुआ। क्लियर, इसको नाम दे देते हैं ए बी, इसको नाम देते हैं सी डैश, लोवेस्ट पॉइंट को। क्लियर, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, समझते चलिए सारी चीज़ें। पी, जिसका आर्क लेंथ हम मान लेते हैं यस। ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम कहेंगे यस साई, क्योंकि कॉमन कैटेनरी जैसे ही बोलेंगे उनमें इसमें फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हो जाएगा, क्योंकि डिफिनीशन में ही है उसके। ठीक, ऐसा नहीं कि अलग से बार बार बताना पड़े। जैसे ही हम कॉमन कैटेनरी बोलते हैं, कॉमन शब्द यूज करते हैं उसमें, तो आपको माइंड में तुरंत चलना चाहिए कि वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि वो उसका हर जगह से अगर कहीं भी वेट काटते हैं वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पर क्या होना चाहिए इसके लिए, टेंजेंट। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं इसको डॉट डॉट करके। यहाँ पर एक टेंजेंट खींचना होगा, ये पॉइंट पे है तो यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तिरछा हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब बहुत लोगों को ये डाउट नहीं लग रहा है कि इस साइड से नहीं कटा है, इस साइड से कट गया। कहीं भी कटे उससे नहीं मतलब, लेकिन यहाँ एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा यहाँ से साई, यस का साई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, तो देखिए अब इस बात को समझिएगा। मान लीजिए इस एक हम लटका रहे हैं कोई चीज़, स्ट्रिंग लटका रहे हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे किसके कारण यहाँ पर क्या होगा, वेट का प्रभाव पड़ेगा। इधर ऊपर वाले वेट का प्रभाव क्या इस पॉइंट पे पड़ेगा, या इधर नीचे वाले पॉइंट वेट के कारण इस पर प्रभाव पड़ेगा पॉइंट पे। ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम यूज करेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और ज़्यादातर लोग समझाते नहीं है इसको, आगे ऐसे बढ़ते हैं, कहते याद कर लीजिए हो गया काम खाली। ऐसा नहीं करना, समझिए आप लोग देखिए। अगर इसको हम लोग लटकाते हैं तो जो नीचे वाला पोर्शन होगा, इस वेट के कारण यहाँ पर क्या होगा, एक खिंचाव महसूस होगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसे लटका दिया जाए किसी चीज़ से बांध कर, और दूसरे व्यक्ति को अगर यहाँ पकड़ के आपके हाथ पे लटकाया जाए, यहाँ पकड़ के लटकता है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा आप लोग